All right, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, everybody. This is Yusuf Raza, and I am joined by Dr. Azam Khalid. Lockdown, PUBG, and boredom. Borean. जी आजम. जी अस्सलाम वालेकुम. ये आपने मेरे ख्याल में टॉपिक मेरे लिए रखा है बिकॉज जितना मैं बोर हो रहा, जितना मैं लॉकडाउन हुआ हूँ जिस तरीके से. अच्छा, न्यूयॉर्क में भी लोग बोर होते हैं. बिल्कुल हो सकते हैं अगर न्यूयॉर्क इस बात जब पूरा बंद होगा. अब कुछ ओपन होना शुरू हो गया, लेकिन जाहिर सी बात कोई और वजह भी होगी यार न्यूयॉर्क में बोर होने की. कोई और वजह अब आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे बता दें. चल रहने दे फिर. ओके चलें, कमिंग टू द टॉपिक. लॉकडाउन जनरली तो इट हैज ईज्ड अप मोर देन व्हाट इट वाज बिफोर. वो वाले उस तरह से तो मामलात नहीं रहे व्हिच वाज देयर अ मंथ अगो और अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, लेकिन फिर भी दैट्स स्टिल कंटिन्यूइंग. एंड working from home, studying from home, that leaves people a lot of issues with a lot of time on their hands. पहले उस टाइम के साथ कुछ करने को था, ट्रैवल टाइम था, सारा कुछ जनरली एक आपके जो डेली रूटीन थी वो सेट हुई हुई थी. नाउ दिस सीम्स टू बी द न्यू नॉर्म जो अब हमारा लॉकडाउन वाला सिचुएशन बन गया. मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग टू not just PUBG but Netflix में जो boom पिछले कुछ महीनों में आया है, पहले कभी नहीं आया, right? More and more people are opting for going on YouTube, social media, वो सारा कुछ. So how do we define boredom, Azam? boredom define करने से ज़्यादा अगर हम इस चीज़ पे जाएंगे, how do we feel boredom? Okay. के और हम लॉकडाउन की भी एक बहुत एक्सट्रीम एनालॉजी यूज करने के बजाय, जो एक एनालॉजी हमेशा जो मेरे जहन में साथ साथ होती है कि हम में से खासतौर पे वो लोग जो स्टूडेंट लाइफ में हैं या स्टूडेंट लाइफ से जो गुजर के अभी आए हैं, वो एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में ला सकते हैं कि वो जो एग्जाम्स ख़त्म होने के फौरी बाद जो आखिरी एग्जाम वाली शाम को जो एक कंडीशन होती है और जो पहले सारे प्लान्स होते हैं, हम ये करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन देयर इज एग्जाम्स में जो चीज जितनी ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, जैसे एग्जाम खत्म होता है वो चीज जो है वो बिल्कुल ही वो खत्म हो जाती है. और क्योंकि मुझे हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है, तो वो जो हॉस्टल में वो जो आखिरी एग्जाम की शाम को जो एक जिसे कहते हैं बिल्कुल बोरियत का जो समा होता था, वो जो चीजें एक यू आर इन अ कंडीशन ऑफ बिल्कुल पर्पसलेसनेस कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है. इवन वो चीजें जो कि मुझे पहले बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, उसमें भी वो वाली इंटरेस्ट नहीं जो है वो फील नहीं होता. सही. तो एक ऐसी कैफियत, एक ऐसी फीलिंग कि जिसमें आपको एक पर्पसलेसनेस, एक मीनिंगलेसनेस, एक बेमकसदियत का एहसास होता है, और जो चीज़ पहले आपको इंटरेस्ट करती भी थी, एक्साइट करती भी थी, अब उसमें आपको इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट नहीं हो रही, राइट? सो दैट्स द फीलिंग ऑफ बोर्डम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो हाउ डज दिस लाइक एक ही सिचुएशन होती है, certain people feel bored in that situation, another person might be very excited about that same situation. Yusuf bhai, it might bring us to के वो जो पर्सनल मीनिंग्स और जो पर्सनल गोल्स हैं कि जहाँ पे हम लोग के वो सिचुएशंस जो हमें हमारे उन मीनिंग्स के साथ इन सिंक होती हैं, वो सिचुएशंस हमें ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं, और वो सिचुएशंस जो कि हमारे जो पर्सनल मीनिंग्स, जो पर्सनल गोल्स हैं, उनके साथ इन सिंक नहीं होती हैं, वो सिचुएशंस हमें जो हैं वो ज़्यादा बोर जो हैं वो लगती हैं. और इधर शायद वो वाला सवाल भी पैदा होता है, एटलीस्ट हमारे कल्चर में, कि हम लोग लॉकडाउन से जो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई है कि हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने घर में हम लोग बोर होते हैं, राइट? और हम लोग जो हमारी जितने भी गोल्स और जो भी चीज़ें जहाँ पे हम मीनिंगफुल फील करते हैं, वो जगह हैं जो कि हमारी
फैमिली से दूर है। ठीक है, ठीक है। तो जो फैमिलीज में एक मीनिंगलेसनेस वाली कैफियत बनी हुई है कि हमारे अपेरेंटली जो गोल्स सेट हैं, जिन चीज़ों को हमने पर्सनल मीनिंग दिया हुआ है, इट मे वेल बी कि हमारी फैमिलीज का उस पर्सनल मीनिंग के साथ और हमारे पर्सनल गोल्स के साथ कोई इतना बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से वी फील more and more bored when we are with our families, right? Is that what you're saying? हाँ, Okay. और शायद इसके साथ हमें एक चीज वो वाली भी कि हाँ, लोग इस पे भी आर्ग्यू करते हैं कि हमें बाहर जाके वो जो प्लेफुलनेस मुख्तलिफ चीज़ों में मिलती है, जो जॉय मिलता है, वो हमें घर में उस तरीके से नहीं मिल सकता। Right, ये right. शायद इधर भी वो बात करने की जरूरत है कि हम लोगों ने अपनी फैमिलीज को या अपने रिलेशनशिप्स को उस जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ हमारे यहाँ उन रिलेशनशिप्स के अंदर वो प्लेफुलनेस नहीं है, सही, और हम सही. लोग जब उनके साथ होते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। I see. तो बाहर और and we've actually find this correlation generally as well कि जितनी ज़्यादा प्लेफुलनेस और एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज अब अवेलेबल हैं, like what the 21st century person has available to them, चाहे वो सोशल मीडिया के सूरत में हो, चाहे वो ये पबजी की सूरत में हो, चाहे ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, या इवन आउटसाइड डाइनिंग आउट इज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दैट पीपल गो फॉर, अम्यूजमेंट पार्क्स, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी ज़्यादा हमें अब ये चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले शायद इंसानियत को इस इंटेंसिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी, इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. सो कैन वी मेक लाइक अ जनरल कोरिलेशन कि जैसे जैसे इंसानियत की एक जनरल टेंडेंसी मीनिंगलेसनेस की तरफ ज़्यादा गई है, कि जितने हम मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस, पर्सनल गोल्स और पर्सनल मीनिंग का दायरा रिस्ट्रिक्ट होता गया है, बिल्कुल ही तंग होके रह गया है, the more we have the need to fall towards these avenues of entertainment, these avenues of gaming and all of that. Can we make that correlation? या बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद ही बताया अभी कि हम लोग ये अपने रोजमर्रा में ये चीजें देखते हैं, और अगर हम ये देखेंगे पिछले कुछ अरसे में, एटलीस्ट पिछले 5-7 साल में, बेतहाशा हमें इस तरह का लिटरेचर जो है, वो जो है ऑनलाइन, बहुत सारे पॉपुलर ब्लॉग्स वो इस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए नजर आएंगे। और यूसुफ भाई कि ये हमें इस चीज पे भी शायद फर्क करने की जरूरत है कि ये जो सारी जो जिन्हें हम कहते हैं जो एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जितना भी सोशल मीडिया सब कुछ है, क्या ये हम इन्हें एज अ मीनिंगफुल एक्टिविटीज अडॉप्ट करते हैं, या हम इन्हें यूज करते हैं एज अ डिफेंस टुवर्ड्स द एंजाइटी व्हिच इज कॉज्ड बाय बोर्डम? राइट, तो हमें बोरियत भी एक एंजाइटी की तरफ लेके जाती है, जिससे बचने के लिए या जिससे छुपने के लिए वी आर फॉलिंग टुवर्ड्स दिस. अच्छा, ओके, गो ऑन. कि हमें इन दो चीजों में भी जो है, क्योंकि बहुत बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको ऑनलाइन गेमिंग में या किसी उस चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट या जेन्युइन मीनिंग फील होता हो, लेकिन बहुत सारी तादाद वो भी होगी कि, और वो हम लोग सारे अपने घर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक बंदा जस्ट ऑन अ काउच और वो टीवी का चैनल चेंज करी जा रहे हैं. It is not that they are watching TV with a purpose. It is that they are watching TV as a defense against the anxiety caused by boredom. Right, and so the anxiety caused by boredom, why do we, like, how will we understand that? ये क्यों हो क्यों रही है? What is that signaling? ये भी तो किसी चीज का साइन है ना? बिल्कुल वही बात जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि that is an anxiety towards the purposelessness of the life.
कि वो जो पर्पसलेसनेस ऑफ द टाइम है, और उस एंजाइटी में ये वाली चीज भी है कि आई एम नॉट पासिंग द लाइफ बट द लाइफ इज पासिंग मी। राइट तो राइट राइट वो वाली एंजाइटी ये फिर बिल्कुल, और ये इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन वो जो भी कुछ फिर वो बंदा करना शुरू होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, फिर मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ और करना चाहिए, एंड इट बिकम्स अ लूप। राइट राइट सो इस पॉइंट पे मुझे एक फ्रैंकल का कोट याद आ रहा है, वेयर ही टॉक्स अबाउट बोर्डम एंड ही सेज कि बोर्डम डजंट एग्जिस्ट, एक्टिविटी डजंट एग्जिस्ट टू ओवरकम बोर्डम, boredom exists to direct us towards a meaningful activity, right? कि बोरियत जिस चीज का साइन है, जो बात आपने अभी की कि it's not about कि हम it's just there for no reason, कि there is a बेमकसदियत, there is a purposelessness, कोई मीनिंग की कमी है और हमारी बोरियत हमें उसकी तरफ उकसा रही है कि यार do something meaningful, find something, there is something that you have to go do, there is something that you have to achieve, क्योंकि एक डिमांड क्वालिटी है आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको आप पे कोई ना कोई लाइक एक अंदर से एहसास पैदा हो रहा है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके पूरा करने वाली है, that you have to do, and boredom is pointing us towards that. बिल्कुल, और हमारी अपनी लाइफ की वो कॉन्ट्राडिक्शन भी सामने आती है कि एक तरफ तो हम क्लेम करते हैं कि हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है, हमारा घर बार हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन अगर हमें घर बैठना पड़ जाए तो वी गेट बोर्ड वेरी इजीली, कि हम लोग वो रिलेशनशिप्स में हम लोग उस तरीके से वो मीनिंग्स क्लेम तो करते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ वो जो मीनिंग किसी चीज को क्लेम करने की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है कि टू मेक देम बेटर, टू मेक देम ग्रो, हम उसके ऊपर कितना हमारा काम है। बिल्कुल सही है, और ना सिर्फ ये कि हम फैमिलीज को के अंदर मीनिंग ढूंढ, या तो हम समझते हैं कि हमने फैमिली में जो मीनिंग ढूंढना था वो ढूंढ लिया है, जो मीनिंगफुल करना था कर लिया है, देयर इज नथिंग मोर दैट नीड्स टू बी डन, like for guys it's for the men of the family or the fathers or husbands, they look at their role as the economic provider, कि मैंने बस कमाई करके देनी है and that's about it, इससे आगे मेरा कोई किरदार, मेरा कोई मीनिंगफुल रोल in making my wife and kids feel loved, for example, contributing to their emotional, intellectual, spiritual, social development, क्या उसमें मैंने कोई किरदार अदा करना है? Usually that is seen as अच्छा ये तो मेरा एरिया नहीं है, this is not मेरा एरिया नहीं है। पढ़ाई जो है वो स्कूल को आउटसोर्स होगी, या ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करवाना है तो माँ ने करवाना है, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? और बच्चा अगर आ जाए तो जस्ट येलिंग एट देम, जस्ट आस्किंग देम टू लीव देम अलोन, कि मैं बहुत काम करके आया हूँ, आई वांट टू बी बाय माय सेल्फ, आई वांट टू बी बाय माय सेल्फ। ये जो आपने बात की कि वो जो अपने आप को खुद दूर कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इसका सबसे जबरदस्त एक्सप्रेशन जो हमें देखने को मिलता है वो शायद तब के जब बच्चे के ग्रेड्स खराब आए या बच्चे को कोई चोट लग जाए, तो तब जो ब्लेम गेम शुरू होती है कि ये माँ का काम था या बाप का काम था, कि ये तुम्हारा भी तो बच्चा है, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है। और इधर कम से कम मैं पर्सनली जरूर कि जिस तरीके से घर के किसी भी मसले को ऑन करती हैं हमारी मदर्स, कि वो किसी भी घर का कोई भी काम हो उसको अपने लिए मीनिंगफुल बनाती हैं, वो बिल्कुल काबिल तारीफ, और उसको हम सबको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। डेफिनेटली। सो जिस तरह टिपिकली हमें एग्जाम्स में फेल हो गया, ड्रग्स पे लग गया, कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, बैड हैबिट्स में लग गया, ऑटोमेटिकली द ब्लेम गेम स्टार्ट्स। लेकिन ये ब्लेम गेम टिपिकली मर्दों की तरफ से ज्यादा होती है। The husbands and the fathers are more likely to blame the wives and not take any responsibility on themselves. मैं तो पूरा दिन बाहर होता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम घर में बच्चों की तरबियत करो। या अगर मैं सारा दिन बाहर नहीं भी होता हूँ, अगर if you're also working, if you're also, you have a job, you're going out, you're either studying or working or whatever, even then you have to come back
and perform that role of taking care of the kids entirely. So that sense will still be developed. So okay, so that's one dimension of कि हम responsibility से भागते हैं, लेकिन इसमें फिर बात आगे को बढ़ती है जब that typical father or slash husband or even women for that matter, that they're not excluded from getting bored, it's not just a guy thing. जब हम अकेले हो भी जाते हैं, अपने आप को फैमिली से आइसोलेट कर भी लेते हैं, उनको ये कह देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ये है, फलाना है, ढींगा है, जो भी है, it's not that we can stay by ourselves. हम अपने साथ अकेले भी तो नहीं रह सकते. We have to have something playing in the background. या कोई PUBG चल रही है, या कोई Netflix चल रहा है, या कोई सोशल मीडिया चल रहा है, हमें वही बोरियत काटने को दौड़ती है if we're by ourselves. बिल्कुल. और सिर्फ पिछली वाली बात में थोड़ा सा ऐड करके कि वहाँ पे हमें सबको कम से कम कि आई एम गिविंग मोर टाइम टू माई सोशल मीडिया अकाउंट्स देन टू माई चिल्ड्रन और टू माई फैमिली. जो मेरी वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन माय एक्चुअल कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस. हाँ, और जो मेरी मास्क एग्जिस्टेंस है कि जो मैं दुनिया के सामने जो है वो पोर्ट्रे कर रहा हूँ, वो कुछ और है, उधर वो सब कुछ हो रहा होगा कि ये कोर्स, प्लाने कोर्स, रिस्पांसिबिलिटी, ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन घर में वो रिस्पांसिबिलिटी लेने को कोई भी तैयार नहीं है. बिल्कुल ऐसे. आई थिंक दैट पॉइंट्स अस टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे दैट ये सारे जो एवेन्यूज हैं एंटरटेनमेंट के या सोशल मीडिया वगैरह, इनमें हम किसी ना किसी लेवल पे एक सरोगेट एक्सपीरियंस ऑफ मीनिंग, मतलब कोई vicariously we are at least in some world living meaningfully. कि अगर हम PUBG भी देखें तो it's a goal oriented game. You have goals. ठीक है, वो first person shooter है, तो आपने अगले को मारना है, गेम जीतनी है, there's success, there's victory, there's competition, there is growth, there is development, you're becoming stronger. मैंने कभी खेली नहीं, मैं रुके मार रहा हूँ. I'm assuming यही होता है. Achievements unlocked. हाँ, achievements unlocked. So हमारे ज़माने में I'm old fashioned. N64, 007, GoldenEye, that was the first person. XP होती थी हमारे ज़माने में. और ज़्यादा पुराने आप. तो बहरहाल, it's first person shooters. There is an excitement there definitely. वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है. But it all the more begs the question कि कोई ना कोई हमारे अंदर की requirement है, need है, that these avenues are fulfilling, or at least pretending to fulfill, जो हमें ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि हम घंटों इनमें गुजार सकते हैं. बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है. और यूसुफ भाई, ये तो सारी बात हो गई ना कि ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, मीनिंगलेसनेस और द गोललेसनेस ऑफ द लाइफ. हाउ टू गेट अवे फ्रॉम इट, इससे इस साइकिल से निकला कैसे जाए. राइट. ओके, तो अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आई थिंक द क्वेश्चन इज प्रीटी, इट्स स्टेयरिंग अस इन द फेस कि हमने मीनिंगफुल एक्टिविटीज या मीनिंगफुलनेस को ढूंढना है कि हमारी बोरियत इस चीज़ की अलामत है कि वी हैव फेल्ड टू डिसाइफर द मीनिंग, या वी हैव फेल्ड टू डिस्कवर द मीनिंग or live the meaning in a particular situation. Therefore, I have to find the meaning. कि कोई ना कोई meaning है. अगर मुझे बोरियत हो रही, मेरी बोरियत इस चीज़ पे दलील है कि कोई meaning, कोई purpose इस particular situation में होना चाहिए मेरे लिए, that I have to identify, that I have to look to discover. यूसुफ भाई, इसमें एक ओल्ड फैशन तरीका है, लेकिन वो तरीका मुझे ऐसा लगता है कि, और इसके बारे में पिछले कुछ अर्से में दोबारा इसका एक किस्म से रिवाइवल होना जो शुरू हो गया, कि अगर हम अपने दिन का बाकायदा स्केड्यूल बनाएं तो किस तरीके से वही पर्पसलेस एक्टिविटीज प्रोडक्टिव हो सकती हैं और उसमें पर्पस मिलना शुरू हो सकता है. Right, so हाँ, precisely हमारी जब हम when we're sitting down to make a schedule,
हम अपने स्केड्यूल को बनाएंगे कोई ना कोई जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कोई ना कोई जो हमारी जनरल सेंस ऑफ मीनिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए। एंड सो इफ आई एम स्केड्यूलिंग कि मेरा ये जो 5 बजे से लेके 6 बजे का टाइम है, इसमें मुझे स्क्वाश के लिए जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, or whatever the case may be, I am identifying keeping myself physically healthy is a long term goal for myself. So wo it's a meaningful activity. It is a meaningful activity associated with my overall, या मैंने ये टाइम पढ़ाई के लिए गुजारना है, मेरे लिए वो पढ़ाई किस तरह से मीनिंगफुल है। तो the scheduling activity is forcing us to do something very human, which is कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हम अपने पास्ट से सीख रहे हैं, अपने फ्यूचर में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं आज क्या करूँगा that would benefit me in the future, and according to Frankl वो एक्टिविटी मीनिंगफुल तब होगी जब उससे इवेंचुअली अल्टीमेटली सोसाइटी को या दूसरों को कोई ना कोई फायदा हो रहा है। ऐसा ही राइट। सो वो रूटीन, वो स्केड्यूल हम स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन स्केड्यूल में 4 घंटे का पबजी और 5 घंटे का नेटफ्लिक्स और 6 घंटे का सोशल मीडिया भी डाल सकते हैं। वो स्केड्यूलिंग लेकिन शायद वो जब हम पेपर पे उसको पेन डाउन करने बैठते हैं तो 4 घंटे फेसबुक का कॉलम बनाते हुए वो एक खास, और नीचे 10 मिनट अम्मी से बात करने का कॉलम बनाते हुए, तो वो कहीं ना कहीं वो एक इनर कॉन्शियस है, वो जरूर अपना रोल प्ले करती है कि आई एम मेकिंग सम फॉल्स डिसीजंस। So that's precisely it, कि ये जो मुझे बोलते हुए भी एहसास हुआ, and you pointed it out as well, nobody would do that। कि कभी भी कोई स्केड्यूलिंग वाली एक्टिविटी में ये नहीं प्लान करेगा कि आज मैंने like 1 o'clock to 6 o'clock PUBG। No one's going to say that, because या फिर 1 o'clock to 6 o'clock मैंने फेसबुक को स्क्रॉल करना है। No one's going to plan that. No one's going to actually do that. We can't bear it ourselves. हमारी कॉन्शियंस, हमारी गिल्ट इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि हम अपना एक्टिव स्केड्यूल बनाएं और उसमें ये लिखें कि मैंने 6 घंटे ये करना है। But precisely because we don't plan an alternative, कि हम कोई alternative meaningful activity schedule नहीं करते, we actually do end up spending time in something we would never consciously plan for ever। और यूसुफ भाई, अगर हम एक स्कूल की एनालॉजी अपने सामने रखें तो वो जो स्कूल में जो स्केड्यूल जो एक रोल प्ले करता है कि इट आल्सो हेल्प्स के वो जो भी स्टूडेंट है उसको बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाए और फिर उनमें से किसी एक में वो स्टूडेंट फिर आगे परसू भी कर सकता है। और इट मे वेरी वेल हैपन कि जब आप इस तरह की कोई स्केड्यूलिंग करना शुरू करें तो वो फिर किसी एक चीज में जब इंटरेस्ट बनता है तो फिर आप उसको ज्यादा उसको बंदा बढ़ा भी ले। So it may well be कि आप scheduling a diverse array of activities जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो finding your calling या meaning वाली चीज है, you're facilitating that कि आप where does your passion lie or where is your your personal contribution to the world, वो किस एरिया में है। The more you're dabbling in all these multiple activities, you're more likely to find something like that। And when you write down तो उसमें वो जो conscious element है आपके माइंड का वो ज्यादा at work होता है, जबकि जब आप सिर्फ सोच रहे होते हैं अच्छा मैं 5 से 6 ये कर लूंगा 6 से 7, तो वो एक बिल्कुल वो फिर बात बिल्कुल स्किप हो जाती है माइंड से। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो इट इज जो आपने पहले बात की कि आपकी वो कॉन्शियस ही इजाजत नहीं देगी कि मैं 2 घंटे फेसबुक पे या 4 घंटे फेसबुक पे गुजार। यहाँ पे शीबा अंसारी ने भी लिखा हुआ है कि शर्म नहीं आएगी 4 घंटे सोशल मीडिया के लिए स्केड्यूल करते हुए। शर्म आएगी, प्रिसाइसली व्हाई विल नेवर डू दैट। राइट। नाउ कमिंग फ्रॉम देयर, जब हम एक if we take the analogy that you drew, routine या scheduling की जो एक something that is coming back more and more, और हमें ये भी नज़र आता है कि behavioral activation scheduling काफ़ी लोगों को उनकी depression से, उनकी anxiety से relief भी देती है।
and that does point us towards one of the causes for depression and anxiety. आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा चीज़ें का बोझ लेने की वजह से, उस बोझ ने इस पे डिप्रेशन या एंग्जाइटी का गलबा कर दिया, एंड इट्स समथिंग ऑफ अ बर्नआउट जो अपनी जगह पे होता है, ज़रूर होता है. That may be one reason for why some people get it, but perhaps more common than that कि हमारी डिप्रेशन एंग्जाइटी बोरियत की वजह से, बोर्डम इज ए सॉर्ट ऑफ अ प्रोड्रोमल फेज कि जो एक्टिव बीमारी आने से पहले डिप्रेशन एंग्जाइटी की एक घंटी बज रही है, एक अलार्म बज रहा है आपका बोर्डम के जरिए कि अभी से कुछ कर लो, वरना इफ यू कीप दिस अप, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट दिस बोर्डम इज पॉइंटिंग यू टुवर्ड्स, कि बोरियत जिस चीज का साइन है कि तुमने कुछ मीनिंगफुल करना है, अगर इस साइन को तुम नहीं पढ़ोगे, इसको सीरियसली नहीं लोगे, then depression anxiety somewhere down the line is coming up. Somewhere down the line it's coming up. जो हमने ये सारा जो हमने अभी जो सारी जो बात की है, अगर हम उसी की तरफ जब हम दोबारा जाएं, लेट्स से कोई बंदा अगर अपने दिन को सही तरीके से स्केड्यूल नहीं करता और वो दिन में 3 से 4 घंटे जो है वो फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है, तो वो एक दिन नहीं हो रहा, वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, वो रोजाना की एक रूटीन बनती जा रही है. और फिर 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद, व्हेन ही लुक्स बैक कि मैंने 1 साल में क्या किया, और उस 1 साल में जो वो वाला वो जो बोर्डम की वजह से जो उसका टाइम ज़ाया हुआ है, एंड ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो वो जो एक सेल्फ इमेज बनता है कि आई मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, राइट. तो और वो जिस तरह फीड इन होता है टुवर्ड्स द डिप्रेशन, एंजाइटी और वो सारी चीजें, और वो एक तरह से क्लैश भी कर रहा है ना, क्योंकि apparently you did very well at PUBG, apparently you did very well on your social media, you got all the likes that you wanted, you saw all the stories and pictures of the puppies and the aunties and their cousins and everyone, लेकिन at the end of the year that doesn't create a sense of achievement that जो आपको transiently feel भी हुआ था, एक वो जो purposelessness उस एक्टिविटी के दौरान आपको शायद महसूस भी हुई हो. But that brings us to a question and that's being asked very rightly by Shanul Haq, and he's saying कि why can't you schedule a gaming activity into your routine, especially since it positively contributes towards the development of your cognitive skills. बिल्कुल, आप बिल्कुल स्केड्यूल कर सकते हैं, इसमें तो कतन कोई वो बात नहीं है. और अगर आपको लगता है कि आपके कॉग्निटिव स्किल्स, मैं आपको इस बात पे बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि उससे जो है वो बेहतर हो सकते हैं, आप बिल्कुल स्केड्यूल करें. बट व्हेन यू आर स्केड्यूलिंग योर 24 आवर्स, तो वहाँ पे गेमिंग के साथ साथ वहाँ पे कुछ हक आपका अपना है, आपके रिलेशनशिप्स का है, आपका काम का है, आपके जो आपके साथ जो लोग आप पे ना सिर्फ मुंसलिक हैं, बल्कि जिन लोगों की मेंटल हेल्थ आप पे डिपेंडेंट भी है, उनका भी जो आपके ऊपर हक है, तो उनको भी बीच में स्केड्यूल करें. राइट. सो एज फार एज अगर हम गेमिंग की बात करते हैं, इवन एंटरटेनमेंट को ब्रॉडली भी लेते हैं, इसको ना सिर्फ रूटीन में या स्केड्यूल में हो सकता है, बल्कि इसको होना चाहिए. कि अगर वो नहीं होगा तो when we are looking at के you're overburdening yourself, you are taxing yourself too much, and as human beings we do need rest. बिल्कुल ऐसे ही we do need rest, and अगर एक meaningful routine के अंदर, एक meaningful schedule के अंदर, या एक overall meaningful life के अंदर strategically gaming entertainment के दूसरे avenues placed हैं, तो फिर वो गेमिंग और वो एंटरटेनमेंट भी मीनिंगफुल है. बिल्कुल राइट. कि वो आपको कॉग्निटिव स्किल्स के अलावा आपकी काफी more than cognitive skills, there's a lot of emotional needs that are being met through there's so much that you find out about yourself, in the sense of काफी movies के साथ आप identify कर सकते हैं, काफी gaming characters के साथ. Most of the gaming characters and movies that are popular, unme koi na koi there is somebody saving the day, somebody making the world a better place, somebody rescuing someone, koi na koi hero
होता है। एंड दैट सेज कि हर इंसान के अंदर भी उसका जो मीनिंग है, उसका जो पर्पस है, वो किसी ना किसी हीरोइक एक्टिविटी को रियल वर्ल्ड के अंदर करने की ख्वाहिश भी रखता है और इस्तिताअत भी रखता है। यूसुफ भाई, ये डॉक्टर साकिब असलम गोंदल, इनका कमेंट है, इस पे आप क्या कहेंगे? और ये the difference between, let me bring this out. The difference between loneliness of two persons may be due to goals. One goal-oriented things in loneliness, the other having no plans and goals. Very good. Maybe Saqib is asking कि मैं pediatrician हूँ और मेरी wife surgeon है. अच्छा, if there is something that you want to get at, please go ahead. नहीं, इस पे आप बात करें, मैं साकिब को कुछ नहीं कहूँगा। आप साकिब को कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक हो गया। नहीं, again, loneliness doesn't necessarily have to mean boredom. कि एक बंदा, हम इंटरप्रिटेशन वाली बात पे दोबारा आते हैं कि आप सिचुएशन को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। एक बंदा एक ही सिचुएशन को, उसकी इनर फीलिंग की इंटरप्रिटेशन है कि ये बोरियत है, एक बेमकसदियत है। एक दूसरा बंदा उसी लोनलीनेस को क्रेव करता है कि फाइनली मुझे वो किताब पढ़ने का मौका मिल गया, या मुझे लिखने का टाइम मिल गया, या मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, whatever, now I have that opportunity कि उनको वो जो the free time is an opportunity for them to do something meaningful that they weren't able to do before that. So precisely the interpretation of the individual is incredibly important in that entire the phenomena of boredom. यूसुफ भाई, एक चीज जो इसी बात से जिसका लिंक है कि जिसपे अब बहुत ज्यादा साइकोलॉजी, साइकियाट्री की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि whenever you are setting your goals, whenever you are passing your time, तो इस चीज का ख्याल करना कि do I want to spend my 10 years with this activity, के गोल्स शॉर्ट टर्म बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उन गोल्स का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी ज़हन में होना चाहिए। और जो बात अभी आपने की लॉनलेस वाली, अगर हम लोग कर सकें बाद में, मेरे ज़हन में एक मुनीर नियाज़ी साहब की एक गज़ल आ रही है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो मे बी वो हम अपने पेज से जो है वो बाद में जो है वो शेयर करें कि वो हम लोग अपना जो गोल्स हैं वो सब कुछ है, लेकिन हम लोग जो एक वो गोल्स हैं जो मैंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, और एक वो गोल्स हैं जो कि मेरी कंडीशन ने मेरे ऊपर एक लिहाज से मुझे ज़बरदस्ती का वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन मेरी कंडीशन ने मुझे दिए हैं, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि टुवर्ड्स माय फैमिली, माय वर्क, माय फ्रेंड्स, जो वो वाली जो चीज़ें हैं। तो मच सो के मैंने एक इस तरह के भी एक ऐसे थोड़ा सा पहले मैंने पढ़ा कि आई स्पेंड 5 hours a day मैंने अपने रूम में गुजारे ऑनलाइन गेमिंग में, और मेरे रूम में एक प्लांट था जिसकी मैंने ख्याल नहीं किया और वो सूख गया। तो देयर इज दीज टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आपकी कंडीशन की वजह से आप पे, आपके इर्द गिर्द से आपकी जिम्मेदारी बन जाती, इवन इफ राइट। सो अगर हम उसी प्लांट वाली एग्जांपल को आगे लेके जाएं कि आपने 5 घंटे गेमिंग पे लगाए और प्लांट डाइड, that plant is signifying that plant may well be your child, that yes, plant may well be your relationship with your wife, that plant may well be your career, that plant may well be your intellectual abilities, that plant may well be representing that example is so symbolic, the meaningful contribution that you can make to the society. You may be an Abdul Sattar Idhi, right? But in just gaming yourself away, all your potential and energy is being channeled towards a virtual world, और जो real world है, it may well be कि अगर वो virtual world को meaningfully restrict किया जाए तो उधर से आप कुछ ऐसी skills लेके आए वाकईतन, और कुछ ऐसी realizations लेके आए जिससे आप real world में कुछ differences ला सकें। बिल्कुल ऐसी that effect should be seen। बिल्कुल। और जो एक यहाँ पे कमेंट आया था कि गेम्स हमें cognitive skills जो है वो पैदा करती हैं, वो बिल्कुल वो पैदा
करती हैं, लेकिन कितने ऐसे स्किल्स हैं जो कि मेरा इंटरेक्शन जो मेरे बच्चे से है मैं उधर से ही सीख सकता हूँ। हम में से जो फादर्स और मदर्स हैं वो चीज़ें जानते हैं। कितने ऐसे स्किल्स हैं जो जब मैं अपनी मदर के साथ होता हूँ, जब मैं अपनी मदर के साथ बैठता हूँ या मैं अपनी मदर की किसी चीज़ में हेल्प करता हूँ तो मैं वहाँ से सीखता हूँ। तो वो गेमिंग बिल्कुल उसको अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट रखें, लेकिन कितने और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन स्किल्स हैं जो कि आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में सीखते हैं, आप गार्डनिंग में सीखते हैं। कितने ऐसे स्किल्स हैं जो आप रिलेशनशिप्स जो और मुख्तलिफ मेरी वाइफ के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो मुझे कुछ और स्किल्स सिखाता है जो कि मेरा मेरे दोस्तों के साथ है, और वो मैं इन दोनों को आपस में मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो द पॉजिटिव्स, द बेनिफिट्स ऑफ गेमिंग और एंटरटेनमेंट इन जनरल इन देयर ओन प्लेस, अगर वो हमें बाकी लाइफ स्किल्स से महरूम कर रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, दैट इज गोइंग टू बी द चैलेंज। यूसुफ तो भाई, जी 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 जी, अगर आप गो 5-7 मिनट में मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा ये बता देंगे, जो लोग पहले से डायग्नोज हैं और इन ट्रीटमेंट हैं विद डिप्रेशन एंजाइटी, स्पेशली लॉकडाउन ऑफ कोविड ने जिस तरीके से वर्सन किया है, जो जो ओसीडी के साथ हैं लोग, तो उनके लिए अगर आप थोड़ा सा 5-7 मिनट में। राइट, सो अगेन जो पहले से डायग्नोज्ड हैं, depression, anxiety, OCD, any psychiatric problem, any mental health problem, we know कि जो लॉकडाउन से पहले की situations और routines had helped them to adapt. काफी हद तक उनको उनकी सिचुएशन के साथ, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के साथ डील करने में उसने मदद कर दी थी। लेकिन नाउ वी हैव अ न्यू सिचुएशन जिसमें वो पुरानी अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज, हो सकता है उसमें से काफ़ी मीनिंगफुल स्ट्रैटेजीज थी, काफ़ी मीनिंगफुल काम थे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ थी, जो अब उस तरह से अवेलेबल नहीं है। एंड जनरली द फियर क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, द इकोनॉमिक बर्डन क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, उसकी वजह से भी दैट्स exacerbating or worsening with pre-existing illnesses, right? So understanding this to begin with कि लॉकडाउन ने उस तरह से कॉज नहीं किया, एक प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी जिसको वर्सन किया है, और मोस्ट लाइकली जो प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी उसकी जिस लेवल पे ट्रीटमेंट हमें चाहिए थी या जो रिकग्निशन चाहिए थी वो शायद हो नहीं पाई, and the lockdown has only brought it forward कि अभी तक it was being brushed under the carpet, now it's coming up again. It requires a deeper understanding, a more serious, a more professional commitment for that to be taken into consideration. और in addition to that, जो अब नई situation आई है उस सिचुएशन में भी जिस तरह से पहले मीनिंगफुल एक्टिविटीज या अडेप्टिव एक्टिविटीज थी, अब उनको कॉन्शियसली क्रिएट करने की कोशिश करना, कॉन्शियसली उनकी तरफ जाने की कोशिश करना। स्पेसिफिकली ओसीडी के लिए जो लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वैसे ही क्लेनलीनेस और प्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इलनेस की एंजाइटी रहती है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होती है, जगहों को बार बार साफ करना, कपड़े बदलना, नहाना, way more excessive than what is recommended. That can be paralyzing. It's very traumatizing, right? तो उस केस के अंदर जो एक प्राइमरी रिकमेंडेशन है कि टू ट्राई टू, दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। जितना आप उन थॉट्स को, गंदगी के ख्यालात को या इन्फेक्शन के ख्यालात को फाइट करने की कोशिश करेंगे, दैट्स प्रॉब्लमैटिक, और जितना आप कंपल्शंस को रीइंफोर्स करेंगे कि धोई जाएं, दैट्स आल्सो प्रॉब्लमैटिक। पॉजिटिव रूटीन, मीनिंगफुल एक्टिविटीज आपको ये it'll allow you, it'll create that psychological situation which helps you escape the OCD vicious cycle. OCD को जितना उससे लड़ते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और जितना उससे रीइंफोर्स करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को बार बार करी जाते हैं,
उससे भी ज़्यादा बढ़ती है. So a productive, meaningful routine is all the more likely to help fight OCD, but then again, professional help may always be necessary. जी, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. आज के लिए इतना काफी है, ठीक हो गया. I just wanted to conclude with one comment कि and this was actually in the article that you sent me कि जो boredom है वो जिस तरह से हमने बात की कि interpretation of the individual makes a huge difference, right? So जिसके लिए life एक अकीदे के एतबार से हो ही meaningless, right? All the more likely कि उनके लिए more and more situations are boring. If life in general is meaningless, then boredom is the necessary corollary, the necessary consequence, right? And it's very difficult, even though people are able to do that. Sometimes common sense prevails over our consciously held beliefs, right? And when that happens, then you are able to find meaning in individual activities despite claiming that everything else is meaningless. Uski contradiction या inner inconsistency अपनी जगह पे, but we are psychologically able to achieve that. एक लेवल पे वो, दूसरे लेवल पे specifically अगर आपका एक religious outlook भी है कि आप life को meaningful समझते हो, लेकिन आपकी interpretation of religiosity, और आप लाइफ को मीनिंगफुल क्यों समझते हो? आप लाइफ को अपने रिलीजियस वर्ल्ड व्यू की वजह से मीनिंगफुल समझते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपकी एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियोसिटी है कि जिसमें, या एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड है कि जिसमें मीनिंगफुल एक्टिविटी सिर्फ रिचुअलिस्टिक वर्शिप से ताल्लुक रखती है, मीनिंगफुल एक्टिविटीज सिर्फ स्क्रिप्चर के साथ एसोसिएशन से ताल्लुक रखती है, कि उनमें जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज हैं, मंडेन एक्टिविटीज हैं, कोट एंड कोट दुनियावी एक्टिविटीज हैं, राइट, एज अपोज टू दीनी एक्टिविटीज, उनमें मीनिंग नहीं है. कि अगर आपका खुदा आपसे रूटीन एक्टिविटीज में कुछ डिमांड नहीं करता या उधर कोई मीनिंग नहीं रखता, then again those routine activities are very very likely to be boring based off of that world, or burden. There'll be more of a burden, an excessive burden, चाहे वो work है, चाहे वो any academic activity है, that is going to be more and more suffocating. That is becoming more and more suffocating. So to have that understanding कि boredom can also be a sign of our worldview, कि हमारा अल्टीमेट कंसेप्शन ऑफ मीनिंग क्या है. बोरियत उसकी भी एक सिम्टोमेटोलॉजी हो सकती है कि हम बिलीव तो ये करते हैं कि जी नहीं, वो सब चीज़ों का खुदा है और हर एक्टिविटी में हमारे से कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल या मीनिंगफुल रिस्पॉन्स डिमांड करता है, लेकिन our boredom might signify otherwise. And if taken in a healthy positive manner, boredom can be the best thing ever for us. कि अगर हम उसको साइन रीड कर लेते हैं, हमें ये रिकग्नाइज हो जाता है कि I have to mature in my understanding, more actively look to interpret the meaningfulness demanded of me in a particular situation. कि अगर मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड महसूस करता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं मैं वो एफर्ट पुट इन नहीं कर रहा कि मैं कमरे में फारिग बैठा हूँ, वो कमरे में फारिग बैठे होना भी मेरे से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल शायद डिमांड कर रहा है, राइट. सो बीइंग कॉन्शियस ऑफ दैट कि हमारी इंटरप्रिटेशन, हमारा वर्ल्ड व्यू इतना स्ट्रॉन्ग सेंस रखता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं, हाउ physiologically life-giving boredom is. बोरियत इतना incredibly important
हमारे लिए it's a blessing, right? It's a Just like depression and anxiety for that matter. it can be a sign कि I am not growing कि because when you are not doing any activity के जहाँ पे आपको purpose मिल रहा है, meaning मिल रहा है, and you are not growing in yourself, तो वहाँ पे वो जो जिसे हम कहते हैं कि life monotonous हो गई है. Very good. So that's also another important aspect कि हमारी growth का जो ताल्लुक है दो चीजों से. एक हैबिट भी जरूरी है ग्रोथ के लिए, लेकिन हैबिट बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो वो मोनोटनी में रिजल्ट करती है. तो उसके लिए कुछ ना कुछ नॉवेल्टी भी जरूरी है. बिल्कुल. वो बैलेंस होना कि नॉट टू मच ऑफ वेरी habit. There has to be that novelty somewhere. There has to be that spontaneity somewhere. That will add to the excitement and create more habits, better habits, right? बिल्कुल ऐसे. ये एक balance इस तरह से create करना. Azam, very quickly, if you can summarize a take-home message for what we've spoken about in the past 5 minutes. Boredom ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी से यूं पूछें कि खुदा ना खासा तुम बोर तो नहीं हो रहे. तो boredom happens, लेकिन boredom should be a sign to reflect upon ourselves कि maybe we are not doing such activities जो कि हमारी जिंदगी में वो purpose और meaning लाएं, और maybe we are not doing such activities कि जो हमें और हमारे इर्द गिर्द को ग्रो करने का मौका दे रहे हैं. अगर आप खुद ग्रो कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, तो यहाँ पे अभी एक कमेंट भी आया था कि वो अपने आप इर्द गिर्द के लिए कितनी सफोकेटेड लाइफ जो लोगों के लिए जो है वो बना देते हैं. सो इट के एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी साथ रहे. तो बोर्डम कोई बुरी चीज नहीं है इनहेरेंटली. बिल्कुल ये एक ऐसी फीलिंग जरूर है जो कि अनबियरेबल हो सकती है, लेकिन इट मे बी अ साइन दैट वी नीड टू चेंज, वी नीड टू ग्रो. Definitely. Thank you so much, Azam. Thank you everyone for being here with us, for watching. Thank you. I hope this was beneficial. Please leave your questions in the comment section. We will try to get around. और हम लोग वो मुनीर नियाजी साहब की गजल शेयर करेंगे. हम मुनीर नियाजी साहब की गजल भी डेफिनेटली शेयर करेंगे. Azam, do you want to tell everyone about what we're doing next week? जी, हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग एक ऐसे गेस्ट को बुला रहे हैं who is basically an Indian and she is now a professor in the US, and उनका अपना सारा काम इस चीज के ऊपर है कि how the socio-economic and the political condition can worsen mental health. Great. तो हम जो है उस चीज पे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझती हैं कि तब्दीली कैसी होनी चाहिए. बिल्कुल सही होगा. So that would be wonderful. So as most of you who are watching are following Psych Baitak regularly would have figured out, हमारा रूटीन कुछ इस किस्म से बन रहा है कि one session Azam and I will be discussing different topics with you, and then the next week we will have a guest on board with us and we will interact with them, and we hope that this carries on and we are all able to grow as a community. Thank you so much everyone for watching, for your questions, for your support. We see you next time, inshallah. Inshallah. Over and out. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.